और क्या हाल चाल है? बढ़िया सब? बढ़िया नहीं भी होगा फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ ही लेते हैं भाई साहब। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और हम इसमें बोर्ड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। बहुत टफ नहीं, बहुत इजी भी नहीं, है ना। क्वेश्चंस मैंने प्राइमरली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही लिए हैं, ठीक है, ताकि फ्लेवर मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखें, नया सीखें, है ना। इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ठीक, तो ऐसा बिल्कुल ट्राई करेंगे और कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस कर लें हम लोग, बिल्कुल। चलो चलते हैं। तो जो हमारा एपी चैप्टर है भाई साहब, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे पहला तो ये टाइप है क्वेश्चंस का कि तुमको दे कि आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। अबे ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस मतलब कोई तुमको एक सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा बताओ ये एपी है या नहीं है, ठीक, या तुमसे कहेगा कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ इसका। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, है ना, एकदम नॉर्मल इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस टाइप। जो सेकंड टाइप है वो हो सकता है nth टाइप, मतलब nth टर्म वाले क्वेश्चंस। nth टर्म मतलब जिसमें कि कोई एपी है, उसका मान लो 10वां टर्म बताओ, है ना, ऐसा कुछ। इसमें भी कई टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि मान लो कि एपी डायरेक्ट तुमको दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है और टर्म पता चल जाएगा, है ना। कोई सीक्वेंस दिया है, बताओ इसका 11th टर्म क्या होगा, 20th टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, फार्मूला बेस्ड। दूसरा टाइप हो सकता है कि तुमसे पूछे कि लास्ट से बताओ। जैसे कोई तुमको एपी दिया है ना, जैसे मान लो 5, 15, 25 ऐसे एक एपी दिया हुआ है, ठीक। मान लो कि 135 तक एपी दिया है, लास्ट टर्म 135 है। अब पूछेगा कि लास्ट से 4th टर्म बताओ, है ना। तो लास्ट वाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। लास्ट टाइप मतलब लास्ट से पूछ लेगा। जैसे पहले nth टर्म क्या है कि शुरू से पूछेगा, है ना। नॉर्मल क्वेश्चंस तो होते हैं कि शुरू से पूछेगा कि बताओ इस एपी का 11th टर्म क्या होगा, है ना, 20th टर्म क्या होगा। पर लास्ट से भी तो पूछ सकता है ना कि जब लास्ट से गिनेंगे तब 11th टर्म क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। थर्ड टाइप हो सकता, अभी देखेंगे सारे क्वेश्चंस तो समझ में आएगा कैसे बात कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुमको एपी ना दिया हो, कोई सिचुएशन दी हो, है ना। जैसे मान लो कि मैं जो है, मेरी जो सैलरी है या मेरी जो फीस है वो पर मंथ 100 रुपये बढ़ जाती है, ठीक। तो जो मेरी फीस होगी वो जैसे बढ़ती रहेगी ना 100 रुपये, तो जो सीक्वेंस आएगा वो एपी आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे कोई सिचुएशन दे देगा, सिचुएशन से एपी निकालोगे और फिर nth टर्म बताओ, ठीक। तो सिचुएशन बेस्ड, इसको तुम वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हो ज़्यादातर। फोर्थ कैसा हो सकता है? फोर्थ ऐसा हो सकता है कि तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये एपी दिया हुआ है, अब तुम ये बताओ कि ये जो एक टर्म है, जैसे मान लो कि एपी हमने बात करी थी ना 5, 15, 25, तो ये जो एपी है ये आगे चलता चला जाएगा। तो बताओ जो 100 है, 100 नंबर है, क्या वो इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो टर्म डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक, कि बताओ ये जो गिवन नंबर है ये इस एपी का पार्ट है या नहीं है। और कौन से बन सकते हैं भाई साहब इसमें? नंबरिंग वाले बात करें ना, nth टर्म जिसका यूज। और ऐसा बन सकता है, मान लो कोई एपी दिया है जैसे 40, 38, है ना, 20, 36 ऐसे एपी है। अभी ये देखो कम हो रहा है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। तो कोई पूछ सकता है कि बताओ भाई पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा इसका, क्योंकि देखो धीरे धीरे तो 0 हो जाएगा फिर निगेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि कम हो रहा है ना। तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। पर ये प्राइमरली ऐसे इनको हम बांट सकते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक। थर्ड टाइप कौन सा हो सकता है? थर्ड टाइप होगा कि जिसमें समेशन वाला यूज होगा, है ना। सम वाला फॉर्मूला था ना, सम ऑफ जनरल टर्म्स, उसका यूज होगा।
इसमें क्या होगा कि ये सारे टाइप इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कोई सिचुएशन दी हो, उसका एपी बनाना हो, तो वो तो हम यहीं पे सीख जाएंगे। अब उस एपी में सम निकालना हो कि बताओ 10 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक, तो ये प्राइमरीली 3 कैटेगरीज हैं और इतने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हम हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो चलो देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा आसान टाइप ले लेते हैं। मान लो कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, जैसे 10, फिर 7.5, फिर 5, फिर 2.5, ऐसे आगे तक है। बताना है कि बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। चलो भाई देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो बराबर आना चाहिए। मतलब कि कोई भी 2 साथ वाले टर्म्स में उठा लूं, जैसे ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों साथ वाले, है ना, एक के बाद एक, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, वो हमेशा बराबर आना चाहिए। मतलब कि इसमें और इसमें जो अंतर है वही इसमें और इसमें अंतर होना चाहिए, वही इसमें और इसमें अंतर होना चाहिए। मतलब एक एक करके बढ़ना चाहिए, है ना, तब उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बढ़ना चाहिए कि एक एक करके घटना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं भाई साहब, डिफरेंस निकाल के देख लो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2.5 माइनस 5 कितना आएगा? देखो 2.5 का साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, ये बात तो हो गई। 5 और 2.5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो आएगा 2.5। ठीक, अब नेगेटिव जो है 5 के पास है और 5 बड़ा है इन दोनों में, तो यानी इसके पास नेगेटिव आएगा, है ना। तो देखो यानी कि इसमें से हमने इसको घटाया तो -2.5 आया। ठीक, अब इसमें से इसको घटाओ, यानी कि 5 माइनस 7.5, ये करोगे कितना आएगा? ये करोगे तो भी आएगा -2.5। अच्छा ठीक है, इसमें से इसको घटाओ तब कितना आएगा? 7.5 माइनस 10, ये कितना आएगा? ये भी आएगा -2.5। यानी कि देखो कि जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है, यानी कि इसके पास एक अपना कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये एपी है, बिल्कुल एपी है ये। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया? कॉमन डिफरेंस इसका आया -2.5। ठीक, तो ये तो बहुत ही आसान कंडीशन हो गई। अब मान लो हमने तुमको दिया एक कंडीशन दे दी और उसमें तुमको एपी लिखना है। ठीक है, कंडीशन कैसे दे दी? मान लो कि हमने कहा कि एक ऐसा एपी बनाओ जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो 8 हो और जो कॉमन डिफरेंस है वो +4 हो। ठीक, बना लेते हैं भाई साहब। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म 8 है, यानी पहले तो 8 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म से कितना बड़ा है। ठीक है, तो जो दूसरा टर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा 8 + 4 यानी कि 12। जो तीसरा टर्म है वो क्या होगा? इस टर्म से 4 बड़ा, यानी कि 12 + 4, है ना, = कितना आएगा? 16। ऐसे हम एपी लिखते चले जाएंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया जिसमें हमको एपी पता करना है, ए और डी पता करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म 8 है, डी जो है 4 है, कॉमन डिफरेंस। तो इन सब में थोड़ा खेल सकते हैं। और आगे देखते हैं भाई साहब। अब चलो दूसरे टाइप के थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा टाइप था हमारा nth वाला, है ना। तो nth वाले में पहला टाइप तो यही था कि हमको डायरेक्ट एपी दिया हो। मान लो कि हमको एपी दिया हुआ है 5 -5 -5/2 0 +5/2 5, है ना। क्या आएगा बेटा? चलो कोई बात नहीं। देखो ये एपी दिया हुआ है हमको और हमसे पूछा कि बताओ इसका 11th टर्म क्या होगा। भाई ये तो होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म,
11th टर्म क्या होगा? अभी कैसे पता करें? या तो हम लिखें भाई पूरा, कैसे लिख सकते हैं? लिख ऐसे सकते हैं कि हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें, इसमें से इसको घटा दोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओगे तो हमारा एपी आगे बढ़ता चला जाएगा, हम 11th टर्म तक पहुंच जाएंगे। पर ये तो लेंदी मेथड हुआ ना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमने इसका निकाला था, फॉर्मूला निकाला था कि जो nth टर्म होता है वो किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर है ना। n माइनस वन इंटू डी के बराबर मतलब कि ये फर्स्ट टर्म, nth टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, है ना। तो जैसे हमको 11th टर्म चाहिए तो कैसे निकालेंगे? a क्या है हमारा? -5 प्लस n क्या है? 11, क्योंकि 11th टर्म चाहिए, -1 मल्टीप्लाइड बाई d क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसी टर्म में से उसका पिछला टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 5/2 यानी कि 5/2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? 5/2 ही आ गया, रख दो फॉर्मूले में। 11th टर्म क्या आ जाएगा भाई साहब? -5 प्लस 11 - 1 कितना हुआ? 10 इंटू 5/2। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो 2 से हमको दोनों को डिवाइड कर दिया। 2 की टेबल में ये आता है 1 बार में, 2 की टेबल में आता है 5 बार में, है ना। तो ये कितना हुआ? -5 प्लस, देखो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों है, मतलब ये तो ऐसे लिखा हुआ है ना, -5 प्लस 5 इंटू 5। तो अब बताओ कि इन दोनों को प्लस के पहले करें कि मल्टीप्लाई पहले करें? तो बॉड मास का रूल हमने पढ़ा होगा ना पहले, कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं प्लस बाद में करते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 25। अब प्लस बचा तो प्लस कर सकते हो, देखो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो 25 और 5 का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा? 20 प्लस 25 के पास है 25 बड़ा हुआ है, 5 और 25 में 25 बड़ा है और 25 के पास प्लस है, तो यानी कि 20 का साइन भी क्या होगा? प्लस होगा। तो हमारा कि 11th टर्म कितना आएगा बेटा? 20 आ जाएगा, ठीक। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि एपी दिया हुआ था और 11th टर्म पूछ रहा था, हमने 11th टर्म निकाल दिया। पर अब मान लो कि ये एपी थोड़ा आगे तक दिया हुआ हो। कितना आगे तक भाई साहब? मान लो कि 20 तक ही दिया हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 11th टर्म जो है 20 आएगा, है ना। तो यानी कि 20 इस एपी में कहीं आगे तो आएगा ही, है ना। मान लो कि ये एपी 20 तक ही है, यानी कि 20 हमारा लास्ट टर्म है, ठीक। अगर 20 हमारा लास्ट टर्म है तो हम 20 से इधर भी तो देख सकते, मतलब ये एपी फिक्स्ड है, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। देखो बाकी जो एपी होते हैं जिनमें ऐसे डॉट 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 लगा रहता है, मतलब वो आगे चलता चला जाएगा, पर ये एपी फिक्स्ड है फर्स्ट टर्म से लेके 11th टर्म तक, ठीक। अब हमसे इसमें पूछा गया कि बताओ लास्ट से 4th टर्म कौन सा होगा। मतलब अगर मैं लास्ट से देखना चालू करूं, लास्ट क्या है? 20, तो लास्ट से ये तो पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो ये चौथा टर्म कौन है? ये कौन इंसान है भाई साहब? तो ये टर्म क्या है ये हमको पता करना है। तो या तो फिर वही कंडीशन है कि या तो पूरी एपी हमारे पास लिखी हुई हो, है ना, जैसे हमने यहां लिखा ना कि 5/2, इसमें 5/2 जोड़ें, फिर 5/2 जोड़ें, ऐसे करते करते 20 तक पहुंच जाए हम। जब पूरी एपी लिखी हुई होगी तो लास्ट से देख के बता देंगे कि ये देखो चौथा टर्म ये है लास्ट से। पर आपको लिखना नहीं है। अरे मैथ का मतलब क्या है? चीज़ों को आसान बनाना। अरे भाई साहब, अगर आसान बनाना है तो फिर इतना टफ क्यों है? टफ नहीं है, हमने पढ़ा नहीं इसलिए टफ लगता है। लास्ट से 4th टर्म निकालना है, ठीक। तो अब इस एपी को देखो, अगर हम उल्टा लिखें तो क्या होगा? उल्टा लिखें मतलब अगर मैं 20 को बोलूं फर्स्ट टर्म, ठीक, तो एपी हमारी कैसी हो जाएगी? एपी हो जाएगी हमारी 20 के बाद कुछ बाद में ये आएगा -5/2, सॉरी हम उल्टे देख रहे हैं ना। तो पहले 5 आएगा, फिर +5/2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -5/2 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक।
तो ये हमारी एपी हो गई भाई साहब, मतलब हमने इस एपी को उल्टा करके देख लिया। अब हमको लास्ट से फोर्थ टर्म चाहिए था, यानी कि इस एपी का हमको शुरू से फोर्थ टर्म चाहिए। ठीक, शुरू से फोर्थ टर्म चाहिए तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने लगाया था। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि ए क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है, निकाल लो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगले टर्म से पिछले टर्म माइनस कर दो, यानी कि 5/2 से 5 माइनस कर दो, 5/2 माइनस 5, ये हमारा डी आ जाएगा। 5/2 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, -5/2। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -5/2। अब ए आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। हमको फोर्थ टर्म चाहिए जो कि आता है a प्लस n-1, यानी कि 4 - 1 इंटू डी, डी क्या है -5/2। सॉल्व कर लो, आ जाएगा भाई साहब। सॉल्व कैसे करोगे, 20 प्लस 4 - 1 कितना हुआ 3 इंटू -5/2। अब देखो ये मल्टीप्लाई पहले करो, 3 5 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस -15/2। 20 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40/2। ठीक, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट न्यूमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 40 - 15/2 जो कि कितना आएगा बेटा 25/2, यानी कि लास्ट से फोर्थ टर्म जो होगा वो आएगा 25/2। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान देना कि ये जो एपी था, जब हमने इसको उल्टा लिखा ना, तो कॉमन डिफरेंस जो था वो निगेटिव हो गया। पहले 5/2 था, बाद में -5/2 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई कॉमन डिफरेंस क्या था, अगले टर्म से पिछला टर्म माइनस करना। अब जब ये दोनों एक्सचेंज हो गए तो साइन तो बदल जाएगा ना। पहले हम 5 में से 5/2 घटा रहे थे, अब हम 5/2 में से 5 घटा रहे हैं, समझे। तो इसलिए जो पहले कॉमन डिफरेंस था वो अब का निगेटिव है ना। अगर हम एपी को उल्टा कर दें तो जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ओके ब्रो। अब अगला टाइप का क्वेश्चन कौन सा था, अगला टाइप का क्वेश्चन ये था कि मान लो हमको कोई कंडीशन दी हो और उससे हमको फिर टर्म्स निकालने हो, मतलब सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है ना, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टाइप। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टाइप कैसे थे भाई साहब, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि, चलो तो इसको क्वेश्चन के जैसे ही लिख लेते हैं कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है। ठीक, अच्छा देखो ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे। मैथ्स में टर्म को कैसे लिखते हैं, nth टर्म जो होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 d। ठीक, हमको ना तो a पता है ना तो d पता है भाई साहब। एक AP लिखने के लिए बेसिक कंडीशन है कि हमको a पता हो और d पता हो, है ना, तभी तो हम AP लिखते हैं ना, a प्लस d, a प्लस 2d, है ना, d ऐड करते जाते हैं तो AP हमारा बनता चला जाता है ना। हमको nth टर्म ये लिखना है, मतलब हमको लास्ट में क्या करना है, हमको AP डिटरमाइन करना है, क्योंकि हम AP लिख पाएंगे तभी तो हम 10th टर्म बताएंगे। भाई क्वेश्चन में पूछा है 10th टर्म बताओ, हम 10th टर्म कैसे बताएंगे, जब हमको AP पता होगा। AP कब पता होगा, जब हमको A और D पता होंगे। ठीक, तो ये थोड़ा ऐसे सोच सकते हो ना कि जब AP पता होगा तभी तो 10th टर्म निकालोगे, भाई ऐसे कैसे निकाल लोगे। चलो ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखा था, इसको हम मैथ में लिखते हैं थर्ड टर्म, यानी कि n क्या है बेटा थर्ड 3, n क्या है 3, थर्ड टर्म दिया है 16, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 3 - 1 d। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई भाई साहब, है ना, इक्वेशन मतलब एक रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी है कि फिफ्थ टर्म इज 12 लेस देन, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5 - 1 यानी कि 4d। सेवेंथ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 7 - 1 यानी कि 6d, है ना। तो जो फिफ्थ टर्म है वो 12 लेस देन सेवेंथ टर्म है। फिफ्थ टर्म है मान लो a प्लस 4d, सेवेंथ टर्म है a प्लस 6d। जो फिफ्थ टर्म है वो 12 कम है, 12 कम है ना, तो अगर हम इसको 12 दे दें तो ये सेवेंथ टर्म के बराबर हो जाएगा ना। भाई क्वेश्चन में दिया है कि जो फिफ्थ टर्म है
वो 7th टर्म से 12 कम था, हमने इसको 12 दे दिया तो 7th टर्म के बराबर हो गया। दूसरा रिलेशन ये आ गया हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब एक चीज मैथ्स में हमेशा ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतनी ही इक्वेशन हमको चाहिए होती है। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन मतलब पावर सबकी 1 हो, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1, ठीक। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2, ए और डी। भाई हमको इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो 2 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई साहब। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16 इक्वल टू ए प्लस 2d, है ना। और इसको अच्छे से लिखें तब 12 प्लस ए प्लस 4d इज इक्वल टू ए प्लस 6d। अब सब इक्वल टू को इधर ही बुला लो तो देखने में सही लगने लगे, है ना। ए को इधर बुलाओगे तो यहां तो प्लस ए है, इक्वल टू इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस ए। अब प्लस ए माइनस ए कितना हो जाएगा बेटा? 0, तो कट जाएगा एक दूसरे से, है ना। अच्छा, इधर 4d है, इधर 6d है, इस 4d को उधर भेज दो। क्यों? ऐसे भेजो तो डी डी एक तरफ रहेंगे तो जो प्लस माइनस होने का हो जाएगा ना। चलो इस 4d को उधर भेजा, यहां पे था प्लस 4d, उधर गया तो क्या हो गया? उधर गया तो हो गया माइनस 4d, है ना। 6d माइनस 4d, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2d, तो इधर बचा 2d। ए वाले कट ही गए एक दूसरे से, तो बचा क्या? 12 इज इक्वल टू 2d, है ना। यानी कि इक्वेशन क्या बन गई? 12 इज इक्वल टू 2d। अब देखो ये जो 2 है ये d के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यानी कि इसको इधर करें तो क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू 12/2, 2 इधर डिवाइड में चला गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 6। भाई d की वैल्यू तो 6 आ गई। ओ माय गॉड, d की वैल्यू 6 आ गई भाई साहब। चलो ठीक है, d की वैल्यू 6, ये एक वेरिएबल पता चल गया, इसको यहां रख दो, 6 यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि d की वैल्यू 6 है। 2 6 जा कितना होता है? 12। अब देखो a की वैल्यू हमको चाहिए तो a को छोड़ के बाकी सबको इक्वल टू उधर भेज दो। 12 है, 12 को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा? यहां प्लस 12 था, इधर आया तो हो गया माइनस 12। प्लस 16 यहां पहले से था, यहां पे प्लस 12 था, प्लस 12 को इधर भेजा हो गया माइनस 12। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, यानी कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा? 4। 16 और 12 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। देखो प्लस 16 के पास है और 16 12 में से 12 से ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 4 का साइन क्या होगा? प्लस। हमेशा बड़े वाले का साइन आता है यहाँ पे, ठीक। इज इक्वल टू ए। हमको ए पता चल गया है 4, डी पता चल गया 6। भाई एपीएम निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना ब्रो? निकालो बिल्कुल जल्दी से। ए आया था 4, डी आया था 6। एपी कैसे बनती है? पहला टर्म लिखो, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ो, यानी कि ए प्लस डी, 4 प्लस 6, ये हो गया दूसरा टर्म। अब इसमें डी जोड़ो दोबारा, यानी कि 6 दोबारा जोड़ो, 4 प्लस 6 प्लस 6, ये हो गया तीसरा टर्म। फिर इसमें डी 6 फिर से जोड़ो, आ जाएगा चौथा टर्म, पांचवा टर्म। तो ये तुम्हारी एपी बन गई, है ना। एपी क्या बनी? 4 10 16, 16 में 6 जोड़ोगे 22, ऐसे हमारी एपी बन गई। हमको निकालना है 10th टर्म, फिर वही फॉर्मूला लगाओ। 10th टर्म कैसे निकालोगे? 10th टर्म क्या आएगा? a यानी 4 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होगा? 9, d a प्लस n माइनस 1 d, d क्या है? 6, यानी कि 4 प्लस 9 6 जा 54, 4 प्लस 54 कितना आएगा? 58। ये हो गया हमारा 10th टर्म एपी का। तो ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया? हमने देखो एपी का सबसे बेसिक जो कंडीशन है वो है ए और डी, है ना, जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है। अगर ये दोनों चीज पता चल गई तो हम एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये कोशिश करो कि इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। और इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या थी?
कि जो लैंग्वेज में लिखा था उसको हमने मैथ में लिखा, उसके बाद ए और डी सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमको डी 10th टर्म निकालना था तो हमको एपी चाहिए था, मतलब ए और डी चाहिए था, ए और डी सॉल्व कर लिया, आ गया, निकाल लिया। ठीक, और क्वेश्चंस देखते हैं भाई साहब। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ना कि कोई तुमसे पूछे कि बताओ 62 या मान लो 72, ठीक, 72 इस एपी का पार्ट है या नहीं है? कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन? समझ में आया क्या है कि अगर हम इस एपी को लिखते जाएं, जैसे एपी क्या होगा, ये हमारा एपी है 22, आगे ऐसे ये 58 कभी आएगा, है ना, 10th पोजीशन पे, ऐसे आगे एपी चलता चला जाएगा ना, तो क्या कभी 72 आएगा या नहीं आएगा, ये पूछा गया हमसे, है ना। तो ये कैसे निकालें भाई साहब? तो मान लो कि 72 आएगा भाई मान लो आएगा, अगर आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी। मान लो कि इसकी nth पोजीशन होगी 72 की, ठीक, nth पोजीशन होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या आएगा, 72 इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। भाई किसी पोजीशन पे आएगा ये, मान लो कि nth पोजीशन पे आएगा, तो nth पोजीशन के लिए हम nth जो टर्म होगा वो 72 के बराबर होगा, तो 72 इज इक्वल टू दिस फॉर्मूले पे हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं n के लिए, तो 72 की पोजीशन निकल आएगी कि इस एपी में किस पोजीशन पे 72 आएगा। ठीक, सॉल्व करो तो 4 प्लस 6n-6, इस 6 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमको n की वैल्यू चाहिए, तो n को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज दो। ठीक, कैसे भेजोगे? देखो 4 और -6 तो यहाँ है, 4 और -6 क्या होगा, +4 -6 कितना होगा, -2। ठीक, तो यानी कि यहाँ अल्टीमेटली क्या बचा, -2, -2 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, +2, तो 72 + 2 इधर आ गया मान लो, इज इक्वल टू कितना बचा, 6n। 72 + 2 कितना होता है, 74 इज इक्वल टू 6n। n के साथ 6 मल्टीप्लाई में, 6 को इधर भेजो, आ जाएगा डिवाइड में, बिल्कुल। अब डिवाइड करो 6 को 74 को 6 से, 6 1 जा 6, 14 आया, 6 2 जा 12, अरे तो 2 रिमाइंडर आ गया। पॉइंट में कर लो, 0.0, 6 3 जा 18, फिर 2 यानी 3 यानी कि n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12.333 ऐसे। तो यानी कि 72 एपी में है, किस पोजीशन पे है, 12.33 पोजीशन पे है। अजीब नहीं है भाई? पोजीशन कभी डेसिमल में आ सकती है क्या? जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, क्या कभी हाफ पोजीशन सुना है क्या? लाइन में जो बच्चे लगे रहते हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, ऐसा थोड़ी कि 3.5 बच्चा, 3.5 बच्चा थोड़ी होता है भाई। तो ये जो n है इसको तो फिक्स्ड नंबर, मतलब इंटीजर होना चाहिए था ना, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए था कुछ। ये डेसिमल में क्यों आ रहा है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है जो हमने माना था। हमने माना क्या था? हमने माना था कि 72 इस एपी में आएगा, मतलब 72 इस एपी में आएगा ही नहीं भाई साहब। अगर आता तो अच्छे से पोजीशन उसकी आ जाती ना, सीधी सी बात है। 72 इस एपी में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है ना कि कोई एपी दिया हो जो निगेटिव होना चाहता हो, है ना, तो पहली बार निगेटिव कब होगा? जैसे मान लो यही हमारे पास कंडीशन थी, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो कि ए जो है वो है हमारा 58 और डी है हमारा -6। ठीक, यानी कि जो हमारा गिवन एपी है वो कैसा बन जाएगा? एपी जो है वो कैसे बनेगा? पहला टर्म हो गया 58, दूसरा टर्म क्या होगा, 58 प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, -6, है ना। तीसरा टर्म क्या बनेगा, 58 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना, प्लस ऐसे चल, मतलब इसमें हमने -6 और जोड़ दिया ना, समझा, तो 2 इंटू -6 हो गया। ये भी ऐसा बनता चला जाएगा, यानी कि 58 फिर 52
फिर 46, फिर ऐसे। ये देखो, ये जो AP है ना, ये कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसका मतलब कभी ना कभी तो जीरो भी आ जाएगा। मतलब जीरो भले ना आए, पर कभी ना कभी ऐसा आएगा ना, जीरो के क्लोज जाता जाएगा, फिर जीरो को क्रॉस कर जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा कभी ना कभी, है ना। हमको यही पता करना है कि पहला निगेटिव टर्म क्या होगा इस AP का। ऐसा कभी ना कभी तो निगेटिव होगा ही, है निगेटिव पहुंचेगा। और जब निगेटिव पहुंचेगा तो पहली बार कौन सा टर्म निगेटिव आएगा। अब ये कैसे पता करें भाई साहब। हमको तो इसको मैथ में कैसे लिखें इस कंडीशन को। भाई ये तो वर्ड प्रॉब्लम हो गई ना, ये वर्ड्स में प्रॉब्लम हो गई कि पहला टर्म निगेटिव चाहिए। जो टर्म निगेटिव होगा वो किसी न किसी पोजीशन पे आएगा। बिल्कुल, किस पोजीशन पे आएगा हमको नहीं पता। मान लो nth पोजीशन पे आएगा पहला नेगेटिव टर्म, ठीक। अगर nth पोजीशन पे आएगा यानी कि nth पोजीशन पे टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म की वैल्यू ये होगी और इस वैल्यू का टर्म जो है वो निगेटिव होगा, यानी जीरो से कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि हमको पता करना है कि इस AP में पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा, क्योंकि AP देख लो कैसे चल रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कभी होगा कि 2 हो जाएगी, कभी होगा ये माइनस में कुछ हो जाएगी, मतलब फिर 2 से कम होगी, फिर 0 हो सकता है हो जाए, फिर 0 से कम हो जाए, क्योंकि कम होती जाएगी ना भाई, फिर और कम होती जाएगी, तो निगेटिव होती, फिर निगेटिव हो जाएगी, फिर निगेटिव में कम होती जाएगी, है ना। हमको पता करना है कि पहला निगेटिव टर्म कौन सा था। तो मान लो कि nth पोजीशन पे पहला नेगेटिव टर्म आता है, ठीक है। तो nth पोजीशन की वैल्यू क्या होगी टर्म की, ये जैसे n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू है 58, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या वैल्यू है 52, तो n इज इक्वल टू n के लिए क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है वो 0 से कम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करें, 58 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 6 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है, लेस देन 0, क्योंकि हमको ये टर्म क्या चाहिए, 0 से कम चाहिए। यानी कि 58 प्लस n माइनस 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 इंटू एन क्या होगा, माइनस 6n, ये हो गया माइनस ये वाला, फिर 1 इंटू माइनस 6 यानी कि माइनस 6, ठीक। 58 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6n, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 6, लेस देन 0। 6 प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन के होके क्या आएगा, 64 माइनस 6n लेस देन 0, ठीक है भाई साहब। यानी कि इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 6n क्या है, नेगेटिव है, ग्रेटर देन के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 64 इज लेस देन 6n, है ना, प्लस हो गया यहाँ। हमको n की वैल्यू चाहिए ना, तो n को हम सेपरेट कर रहे हैं सबसे। अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। डिवाइड करो 6 से, क्या आएगा, 10.666, ऐसे आएगा। तो यानी कि जो पहला निगेटिव टर्म होगा उसकी पोजीशन जो है वो 10.6 से बड़ी होगी, पर पोजीशन तो ऐसे होती नहीं ना 0.66, पोजीशन या तो 10 होगी या तो 11 होगी। भाई पोजीशन क्या, नंबरिंग है ना, नंबरिंग ऐसे पॉइंट डेसिमल में थोड़ी होती है, ठीक है। तो 10.6 से बड़ा हमको चाहिए n। 10.6 से बड़ा n क्या क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो यानी कि इन सभी n के लिए क्या होगा, इन सभी पोजीशन के लिए जो टर्म है वो 0 से कम होगा, जो टर्म की वैल्यू है वो 0 से कम होगी, यानी कि टर्म निगेटिव होंगे, ठीक है। तो 10th पोजीशन, 10th इस AP को देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 10th पोजीशन तक तो पॉजिटिव आएगा, पर 11th टर्म नेगेटिव होगा, 12th टर्म नेगेटिव होगा, फिर आगे नेगेटिव ही होंगे सारे, क्योंकि कम हो रहा है AP। तो पहला नेगेटिव टर्म किस पोजीशन पे आएगा, 11th पोजीशन पे आएगा। पहला नेगेटिव टर्म 11th पोजीशन पे आएगा भाई साहब, ठीक, ठीक है। तो 11th टर्म की वैल्यू निकाल लो, क्या है 11th टर्म की वैल्यू, a प्लस 11 माइनस 1 d,
वैल्यू पुट करो, 11th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो इस एपी का पहला निगेटिव टर्म आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? निगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे, है ना। ये यहां पे था कि जो n होगा वो 10.6 से बड़ा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हम इसी कंडीशन को तो हमने सॉल्व किया है ना। तो n अगर 10.6 से बड़ा होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। n अगर 10.6 से बड़ा यानी कि 11, 12, 13 होगा तो यानी कि टर्म निगेटिव होगा। टर्म निगेटिव होगा, पहला टर्म निगेटिव 11th होगा, 11th की वैल्यू निकाल ली। ओ माय गॉड, मजा आया? समझ में आया चाहे ना आयो, लेकिन मजा आना चाहिए भाई साहब। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखें ना समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर। सम ऑफ सीरीज जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या था बताओ? फॉर्मूला था n टर्म्स के सम का। क्या फॉर्मूला था? a प्लस, ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d, या फिर n/2 a प्लस l। l क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ना पता हो तो n के टर्म्स में लिख लो, जितने टर्म्स का सम चाहिए हो। ठीक, प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर। तो पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन ही देख लो, जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना कि एपी हमने निकाली थी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 4 था, और जो कॉमन डिफरेंस था वो 6 था। तो चलो बताओ कि जो शुरू के 10 टर्म्स होंगे, जैसे एपी कैसे लिखी जाएगी इसकी? 4, 10, 16, 22, ये जो एपी है इसमें जो शुरू के 10 टर्म्स हैं उनका क्या समेशन होगा? नहीं, 11 टर्म्स, क्योंकि 11th टर्म हमने निकाला था, कितना आया था? 58 आया था, राइट? मुझे याद नहीं है भाई साहब। ठीक है, पर चलो मान लो 58 ही था। तो इस एपी का 11th टर्म तक समेशन निकालना है हमको, इसको जोड़ना है 11th टर्म तक। कैसे जोड़ें? या तो डायरेक्ट जोड़ लो भाई अगर हिम्मत हो तो, कि 4 + 10 14, 14 + 16 कितना? 30, 30 + 22 52, या तो ऐसे जोड़ते चले जाओ, या तो इस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला हमने निकाला था क्लास में, याद है कि नहीं? कैसे निकाला था? सोचो कैसे निकाला था भाई साहब। 11 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? 11/2 2a यानी कि 2 4 जा 8 प्लस n-1, 11 - 1 कितना होगा? 10, d क्या होगा? 6। ठीक है, 11/2 अंदर क्या आएगा? 6 10 जा 60 प्लस 8 68, 2 1 जा 2 2 34 से ये कट जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 2 4 जा 8, है ना। 11 × 34 भाई साहब, अरे बाप रे, अभी मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई कितना आएगा। अच्छा, ये तो ये इस फॉर्मूले से हो गया। इस फॉर्मूले से कैसे होगा? लास्ट टर्म क्या है इसका? 58, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, 11/2 a प्लस l। a कितना है? 4 प्लस 58। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। n/2, n क्या है? 11th पोजीशन तक हमको चाहिए सम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? 11th टर्म यानी कि 58। ठीक है, कितना आएगा? 11/2 4 + 58 कितना होता है? 64। 64/2 कितना होगा? सॉरी ब्रो, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ हमने गलत ले लिया होगा। मान लो कि ये जो लास्ट टर्म है ना, 11th टर्म कितना आना चाहिए? 68 आना चाहिए, 58 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस एपी के हिसाब से। तो 68 अगर आएगा तो फिर कट के 34 बन जाएगा, 11 × 34 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हो भाई साहब, है ना। तो या तो इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल वाला है क्योंकि हमेशा लास्ट टर्म पता होता नहीं है। तो अगर 11th डायरेक्ट का है तो निकाल लो, है ना, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो देख लेना, ठीक है, कहाँ दिक्कत है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो खुद से भाई साहब। अब कुछ देखते हैं ना जो वर्ड टाइप प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, जो थोड़ा मतलब चैलेंजिंग ऐसा है कुछ नहीं। जानते हो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं? जो प्रॉब्लम है बस उसी को लिखते चले जाओ, जो वर्ड्स में लिखा है उसको मैथ में लिख लो, है ना, और बस उसी को मैनिपुलेट करते चले जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाता है। जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं, पर ये ट्राई करना, ठीक है।
कि खाली मत बैठना, कभी भी कोई क्वेश्चन आए और समझ में ना आ रहा हो तो खाली नहीं बैठना है, उसको कुछ ना कुछ करो। लिखा है ऐसे वर्ड्स में लिखा है तो मैथ में लिखो, मैथ में अलग तरीके से लिखा जाता है ना, फॉर्मूले के टर्म्स में लिखो। फिर सोचो कि इक्वेशंस बनाओ, है ना, वेरिएबल्स सोचो कि इसमें ये वेरिएबल है, अगर ये पता चल जाए तो क्या होगा, ऐसे सोचने की कोशिश करो। समझे, खाली बैठने से मैथ थोड़ी सॉल्व होती है कि प्रॉब्लम देखा यार बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसे थोड़ी सॉल्व होगा। उसमें पेन तो चलाओ अपना, है ना, कुछ उसको आगे पीछे तो करो, समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक, चलो और देखते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई साहब, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन है तो जैसे मैंने कहा ना कि इसको मैथ में लिखने की कोशिश करो कि सम ऑफ 14 टर्म्स, सम ऑफ 14 टर्म्स कैसे लिखोगे, S14, यानी कि सम ऑफ 14 टर्म्स क्या आता है, n/2, यानी कि 14/2, फॉर्मूला याद है ना, n/2 2a + n-1d। ठीक, तो सम ऑफ 14 टर्म्स क्या आएगा, 14/2 यानी n/2, 2a, a क्या है हमको पता नहीं, नहीं पता है, फर्स्ट टर्म इज 10, तो a की वैल्यू पता है, तो 2 × 10 प्लस n-1, n-1, n क्या है हमारा 14, n-1 कितना होगा 13, इंटू d क्या है, d हमको नहीं पता भाई साहब, तो d को d ही रहने दो। सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि इस वैल्यू क्या है 14 टर्म्स का सम 1050, सॉरी। ठीक, तो ये देखो ये इक्वेशन बन गई भाई साहब, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया ना कि सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, फर्स्ट टर्म इज 10, इतना तो हमने यहां पे लिख दिया मैथ के टर्म्स में। फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म चाहिए, यानी कि हमको S20 की वैल्यू निकालना है, 20 टर्म, सॉरी 20th टर्म, यानी कि हमको A20 की वैल्यू निकालना है, 20th टर्म की वैल्यू। an का क्या फॉर्मूला था, nth टर्म कैसे निकालते थे, a + n-1d, है ना, अब तक तो याद हो जाना चाहिए भाई, a + n-1d। तो A20 की वैल्यू निकालने के लिए हमको पहली बात तो a चाहिए, a दिया हुआ है, n चाहिए, n दिया हुआ है 20, d चाहिए, d हमको नहीं पता, यानी कि हमको d निकालना है। अब देखो ये जो हमने कंडीशन बनाई, इसमें केवल एक वेरिएबल है d, तो d को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज दो तो d की वैल्यू आ जाएगी ना। तो करो भाई साहब, कैसे, जैसे देखो 14/2 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 7 × 14। ठीक, अब 7 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस पूरे इक्वेशन के साथ 7 मल्टीप्लाई में है ना, इधर 7 को डिवाइड में भेज दो, यानी 7 आ गया डिवाइड में, गायब हो गया 7 यहाँ से। ठीक है, 2 × 10 = 20, तो इसको लिखो 20, ब्रैकेट हटा दो भाई साहब, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में था, 7 को हमने भेज दिया डिवाइड में उधर। ओके, तो 7 को चलो पहले 7 को सॉल्व तो करो, 7 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 × 1 = 7, 3 बचा 35, 7 × 5 = 35, 7 × 0 = 0, इज इक्वल टू 20 + 13d। 20 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 20 इधर आया तो क्या हो गया -20 हो गया, प्लस 150 -20, यानी कि कितना आया 130 हो गया। अब 13d, यहाँ 13 क्या है मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, 13 डिवाइड में आ गया इधर, और 13 ऊपर क्या है 130, 13 × 1 = 13, 13 × 10 = 130 भाई साहब, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई 10, d की वैल्यू 10 आ गई, A20 की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आ गई ना सॉल्व करके। तो अब 20th टर्म की क्या वैल्यू होगी, 20th टर्म इज इक्वल टू a, यानी कि 10 + n-1, यानी कि 19, 20 - 1 क्या होगा 19, इंटू d क्या है, d भी 10 है भाई साहब, यानी कि 10 + 19 × 10 क्या होगा 190, इज इक्वल टू 200। आ गया सॉल्यूशन। हमने कुछ भी नहीं सोचा इस प्रॉब्लम में, हमने केवल जो वर्ड्स में लिखा था उसको मैथ में लिख दिया और वो अपने आप सॉल्व हो गया। ठीक है, 20th टर्म की वैल्यू पूछी थी, मतलब इसकी वैल्यू पूछी थी, समझे। तो मैथ को मैथ से समझो, इंग्लिश से समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और देखते हैं भाई साहब क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं ब्रो, कोई कमी नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 700 रुपए है हमारे पास, ठीक है, और उससे 7 कैश प्राइजेस देने हैं। ठीक है, मतलब 7 लोगों को इनाम देना है, टोटल 700 रुपए में से, जिसमें से कि जो इनाम का डिफरेंस है वो 20 रुपए रहना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन वाले को 100 रुपए मिला
तो जो सेकंड पोजीशन है उसको 80 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है, थर्ड पोजीशन को 60 रुपये, ऐसे मिलना चाहिए। यानी कि 20-20 रुपये का डिफरेंस होना चाहिए प्राइस मिलने में। तो बताओ कि हर प्राइस की क्या वैल्यू होगी। मतलब रैंडमली नहीं बता सकते ना, जैसे अभी मैंने ले लिया 100 रुपये होगी फर्स्ट प्राइस, तो अगर 100 रुपये फर्स्ट प्राइज है तो फिफ्थ प्राइज तो 0 रुपये हो जाएगा, नहीं सिक्स्थ प्राइज 0 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना, सबको प्राइस देना है। तो तुम ये देखो कि अगर डिफरेंस 20 है सबके बीच में, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये कॉमन है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है मतलब इसका एपी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यानी कि 7 हमारे पास एक एपी है जिसमें 7 लोग होंगे, है ना, 7 टर्म्स होंगे। वो 7 टर्म्स क्या होंगे, प्राइस होगा, है ना, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है 20 होगा। यानी कि मान लो फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, a + 20, तीसरा टर्म a + 40, क्योंकि 20 कॉमन डिफरेंस है तो 20-20 हम ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही जो 7th टर्म होगा वो क्या होगा, a + 7 - 1 × d, यानी कि a + 6 × 20, यानी कि a + 120। ये क्या होगा, ये हमारा लास्ट 7th टर्म होगा, यानी कि फर्स्ट प्राइज यही होगा, a + 120। ठीक है, तो ये तो हमने एपी बना ली, ये है कैश प्राइजेस हैं ये सब। इन सब का सम जो दिया है वो 700 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ, यानी कि इस एपी का जो सम है वो 700 है। सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है ना, n/2 2a + n - 1 × d। ये क्या है, 700 S7, ठीक, 7 टर्म्स का जो सम है वो 700 है। n/2, n क्या है, 7/2, 7 लोग भी हैं भाई लेने के लिए प्राइस। 2a, हमको a की वैल्यू पता नहीं तो 2a की जगह 2a ही रख दो, प्लस n क्या है, 7 - 1 6 6 × d, d क्या है 20, है ना। लो भाई ये इक्वेशन बन गई, a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमको सारे प्राइस पता चल जाएंगे। भाई प्राइस में हमको क्या नहीं पता है, हमको सब पता है, बस a की वैल्यू नहीं पता है। a की वैल्यू पता चल जाएगी तो सारे प्राइस पता चल जाएंगे। तो ठीक है, हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन में केवल a अकेला बचा, a अकेला बचा, मतलब बाकी सबको उधर भेज दो तो a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी मतलब सारे प्राइस निकल आएंगे, है ना। तो चलो करके देख लो भाई, 2 को इधर भेजो, क्या उधर डिवाइड में था, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 7 × 1 = 7, 700 जा 700, 2 × 100 क्या हो गया 200, यानी इधर बचा केवल 200, ठीक। 6 × 20 120, ब्रैकेट हटाओ, अब 120 यहां प्लस में है, इधर भेजो माइनस में आ जाएगा। 200 में से 120 गया, कितना बचा 80, इधर बचा 2a। अब जो 2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे आ जाएगा डिवाइड में, 2 × 1 = 2, 240 जा 80, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 40, a की वैल्यू 40 आ गई। तो इसमें रख के देख लो तो प्राइस कैसे होंगे, 40 60 80, ऐसे प्राइस चलते चले जाएंगे। और ये कितना बन जाएगा, अरे सॉरी ऐसे थोड़ी बनेगा, नहीं ऐसे ही बनेगा। और वो कितना बनेगा, a की वैल्यू क्या है 40, 40 + 120 यानी कि 180, 160, सॉरी ब्रो। तो फर्स्ट प्राइस 160 का होगा, लास्ट प्राइस 40 का होगा, ठीक। तो ऐसे हम प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देख लो भाई, पढ़ोगे तो यही मिलेगा, ठीक। चलो भाई ये तो और वर्ड और देखें क्या, आओ एक और, बस एक और, है ना। चलो तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पोटैटो रेस हो रही है भाई साहब, ठीक है, यानी कि पोटैटोज रखे हुए हैं एक डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे, और एक कॉम्पिटिटर यहाँ है, ठीक है, मान लो तुम यहाँ हो, ठीक। तुमको क्या करना है कि सारे आलू इस बाल्टी में डालने हैं, ठीक। अब तुम ये बताओ कि 10 आलू हैं भाई साहब, ठीक है। ये जो बाल्टी है इससे तुम्हारे फर्स्ट आलू का डिफरेंस जो है वो 5 मीटर है, और फिर बाकी हर आलू के बीच का डिफरेंस क्या है 3 मीटर्स, और टोटल ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं लाइन से।
इन 10 आलू को तुमको जाना है, पहला आलू ला के डालोगे, फिर जाओगे दूसरा आलू ला के डालोगे, ठीक है। ऐसे 10 आलू तुमको इसमें डालने हैं, बाल्टी में इस वाले। तुमको ये बताना है कि ये 10 आलू डालने में तुम कितना डिस्टेंस चलोगे, कितना डिस्टेंस चलोगे। बिल्कुल, जैसे देखो पहले आलू को डालने में कितना डिस्टेंस चलोगे। यहां पे तुम हो, यहां से जाओगे आलू लेने, फिर वापस आओगे, यानी कि 5 + 5, तो पहला आलू लाने में तो तुम 10 मीटर चलोगे भाई साहब, ठीक। दूसरा आलू लाने में कितना चलोगे भाई साहब, दूसरा आलू लाने में यहां से यहां तक तुम जाओगे, यानी कि 5 + 3 तुम जाओगे और 5 + 3 तुम आओगे, 8 जाओगे, 8 आओगे, यानी कि 16 मीटर चलोगे, ठीक। थर्ड पोटैटो को लाने में 3 और ज्यादा चलोगे और 3 और ज्यादा आओगे, यानी कि 6 तुम और ज्यादा चलोगे, है ना, यानी कि 22 मीटर्स। समझ में आ रहा है कुछ। अगला आलू लाने में 3 और दूर होगा, 3 मीटर ज्यादा दूर होगा, तो 3 मीटर ज्यादा जाओगे, 3 मीटर ज्यादा आओगे, यानी कि टोटल 6 मीटर ज्यादा चलोगे। तो तुम ये देखो कि हर सब्स्टिक्वेंट आलू को लाने के लिए तुम 6 मीटर ज्यादा चल रहे हो, 6 मीटर ज्यादा चलते जा रहे हो, है ना। यानी कि 6 देखो 10 + 6 16 + 6, तो 6 मीटर से ज्यादा चलते जाओगे तो अगली आलू लाते जाओगे। यानी कि ये तो एक एपी बन गया ना, क्योंकि हर रास्ते के बीच का, हर आने जाने के बीच का जो एक डिफरेंस है वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 + 6। तो ठीक है, ये तो एपी बन गया हमारा, कि एपी क्या बन गया, रास्ता हमारा एपी बन गया, कि जब पहली बार गए तो 10 मीटर चले, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो गया 16, थर्ड टर्म हो गया 22, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा 10th टर्म तक, क्योंकि 10 आलू लाने हैं ना, पहला आलू ये, दूसरा आलू ये, तीसरा आलू ये, तो तुम्हारा एपी बन गया। हमको पता करना है कि हम टोटल कितना चले, टोटल कितना चले कैसे निकालेंगे, पहली बार 10 चले, दूसरी बार 16 चले, टोटल कितना चले सबको जोड़ लो। सबको जोड़ेंगे कैसे, भाई सम वाला फॉर्मूला यूज करके। कैसे, S10, यानी कि 10 टर्म्स को हमको जोड़ना है, n/2 यानी कि 10/2, 2a प्लस n-1, n क्या है 10, 10-1 यानी 9 इंटू d क्या है बेटा हमारा 6। फॉर्मूले में सारे टर्म्स हैं, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, कर लो सॉल्व भाई। 10/2 क्या होगा 5, 2 × 10 क्या होगा 2 × 10 20, प्लस 9 6 जा 54, 20 + 54 कितना होगा 74, 74 × 5, भाई साहब कुछ ज़्यादा गणती राइटिंग नहीं होगी। 5 4 जा 20 की 0, कैरी 2, 5 7 जा 35 यानी 37, यानी कि टोटल तुम 370 मीटर्स चलोगे भाई साहब, बहुत दूर चलवाएगा सारा, कोई बात नहीं। तो क्या हमने किया कि हमने इसको एपी बना लिया और एपी की वैल्यू निकाल ली। ओ माय गॉड, यानी कि रेस बहुत लंबी है, पर क्योंकि ज़िंदगी की रेस भी बहुत लंबी है तो थोड़ा पढ़ाई यहीं रोकते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा एंजॉय करिए और मज़ा करिए, है ना। फिर इसके आगे भी और क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कंपटीशन वाले करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें और ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेंगे। इसमें 370 मीटर्स चले, उसमें 2 किलोमीटर चलवाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।